बहुत खुशी है आप सभी के साथ में यहाँ पर आने के लिए। और ये जो टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आप में से कितने लोग हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? जो लोग शेयर मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं, कितने हैं ऐसे लोग? अच्छा, वेरी गुड। आप में से कितने लोग हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए, आज जो अपना ये सेशन है इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि भाई हम सभी को मालूम है कि दुर्भाग्य से हिंदुस्तान में स्कैम्स की कमी नहीं है, भरपूर स्कैम्स हैं, हर तरह के स्कैम यहाँ पे होते रहता है। तो आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि शेयर मार्केट की बेसिक्स क्या हैं, कि शेयर मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, है ना, शेयर मार्केट में डील कैसे करते हैं, शेयर मार्केट में कौन कौन से प्लेयर्स हैं शेयर मार्केट में, ये हम समझ के लेंगे। उसके बाद में फिर डब्बा ट्रेडिंग क्या है वो समझेंगे और इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है वो भी समझेंगे। दैट इज व्हाट हम लोग आज करेंगे। और मैं चाहूंगा कि ये जो आज का सेशन है अपना, ये इंटरेक्टिव हो। तो ऐसा नहीं है कि अगले 1.5 घंटे तक मैं आपको लेक्चर देके बोर करने वाला हूँ। और वैसे भी आप सभी लोग खाना खा के आए हैं अभी अभी, तो ये उम्मीद करके मत चलिए कि अभी मस्त खाना खाया है और सर के लेक्चर से मस्त झोंक आने वाली है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि आप ये मान के चलिए कि जो मैं बोलने वाला हूँ उससे आपकी नींद और उल्टे उड़ने वाली है। तो वो हम करेंगे, इंटरेक्टिव करेंगे। जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, आपके डाउट्स हैं, तो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। लास्ट टाइम मैं 6 महीने पहले आया था, अब 6 महीने के बाद मैं आया हूँ, अगली बार कब आऊँगा पता नहीं। तो ये जो मौका जो आपको मिल रहा है ना, इसका पूरा फायदा उठाना है, तो इसको इंटरेक्टिव करेंगे। और उसके लिए मैं चाहूँगा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले आपके जो डाउट्स हैं वो मैं चाहूँगा कि आप लिख के ले लें, सभी के सभी, है ना। और क्योंकि मैं चाहूँगा कि जितने भी आपके डाउट्स हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड, वो सारे के सारे डाउट्स मैं आज आपके क्लियर करके जाऊँ। मतलब मेरी ये उम्मीद है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आज जब हम लोग 2 घंटे, सवा पौने 2 घंटे के बाद यहाँ से बाहर निकलें, तो शेयर मार्केट के बारे में आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं होना चाहिए। शेयर मार्केट के बारे में आपके दिमाग में खाली उत्तर होने चाहिए, आंसर होने चाहिए। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो इससे पहले मैं शुरू करूँ, मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको। क्योंकि क्या है, जब कोई मौका मिले तो उसका फायदा उठा लेना चाहिए। क्योंकि लाइफ में क्या होता है कि अगर कोई गलती ऐसी होती है जो एक बार कर दी तो उसको अंडू नहीं कर सकते। कितना भी गणपति बप्पा के सामने जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि हे बप्पा, कुछ होता नहीं, वो अंडू नहीं हो सकता। एक किस्सा बताता हूँ। कुछ समय पहले, कोविड से पहले की बात है, दुबई में मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था। तो जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग के इनवाइट किया था, उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए सर, आप दुबई आए हैं तो प्लीज मेरे घर पर ठहरिए, होटल में ठहरने के बजाय गिव मी अ चांस टू होस्ट यू इन माय हाउस। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनके घर ठहरा। अगले दिन सुबह हम लोग निकलने लगे होटल के लिए जहां पर प्रोग्राम था। तो जैसे ही मैं निकलने लगा, मैंने देखा कि उनका छोटा बच्चा जो 8 साल का रहा होगा, वो गणपति बप्पा के सामने, भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है और बोल रहा है, हे गणपति बप्पा, दुबई को हिंदुस्तान की राजधानी बना दो। हे गणपति बप्पा, दुबई को हिंदुस्तान की राजधानी बना दो। हे गणपति बप्पा, दुबई को हिंदुस्तान की राजधानी बना दो। अब उसका ये हिंदुस्तान के प्रति इतना प्रेम देख के मेरा मन पसीज गया। मैंने कहा यार, ये तो बहुत बढ़िया बात है। बच्चे के पास में गया, मैंने कहा बेटा, ये क्या बोल रहे हो, दुबई को हिंदुस्तान की राजधानी बना दो, दुबई को हिंदुस्तान की राजधानी बना दो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा देश के प्रति इतना प्रेम, लेकिन क्या राजनीति में आने का प्लान है और बाद में दुबई को भी हिंदुस्तान में ऐड करने का प्लान है? तो बच्चा बोलता है, अंकल ऐसा कोई प्लान नहीं है। दरअसल क्या है, कल मेरा एग्जाम था और उस एग्जाम में एक सवाल था कि हिंदुस्तान की राजधानी क्या है, और मैं दुबई लिख के आया हूँ। तो प्रार्थना करो भगवान से कि हे भगवान, दुबई को हिंदुस्तान की राजधानी बना दो। अगर बन गई तो मेरा आंसर। लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो मैं चाहूंगा कि आज का ये अपना पूरा सेशन पूरी तरह से इंटरेक्टिव हो।
तो अगले 2 मिनट के 2-3 मिनट के लिए आपके पास में कागज है, पेन है, जो भी आपके मन में डाउट है शेयर मार्केट के बारे में, कुछ भी रहने दो, है ना, कुछ भी रहने दो, वो सारे डाउट आप लिख के ले लो। 2 मिनट का समय है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, मैं आपको आज शेयर मार्केट के सवालों के साथ में बाहर नहीं जाने देना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप आज जब बाहर निकलें तो आप शेयर मार्केट के आंसर्स के साथ में बाहर निकले, ठीक है। तो 2 मिनट का समय आपके पास में, प्लीज राइट डाउन व्हाट एवर क्वेश्चंस जो आपके मन में होंगे, प्लीज राइट डाउन ऑन आपकी नोटबुक में लिख लीजिए कि ये क्या होता है, ये इंडेक्स क्या होती है, एनएसई क्या है, बीएसई क्या है ना, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, डीमैट क्या है, एनएसडीएल क्या है, एनएसडीएल क्या है, सीएस, जो भी सवाल हो, मैं आपको खाली एक आइडिया दे रहा हूँ, जो भी सवाल हो प्लीज राइट डाउन ऑल योर क्वेश्चंस अगले 2 मिनट के लिए इन योर नोटबुक। जो भी सवाल हो, और बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ये मत सोचिए कि इतना सिंपल सवाल अगर मैं लिखूंगा तो सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कोई परवाह नहीं, जस्ट राइट डाउन जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं। हर्षद मेहता कौन है, राकेश झुंझुनवाला कौन है, उनको क्यों लोग इतना पहचानते हैं, उन्होंने ऐसा, जो भी सवाल होंगे, है ना, बीएससी क्या है, कमोडिटी क्या है, डेरिवेटिव क्या है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसा शेयर मार्केट में डील करते हैं, कैसे लोग शेयर मार्केट में पैसा बनाते हैं, जो भी सवाल हैं अगले 2-3 मिनट के लिए प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन। जो भी सवाल, व्हाट एवर दोस क्वेश्चन शेयर मार्केट के बारे में, मैं बाद में डब्बा ट्रेडिंग क्या है वो भी आपको बताऊंगा, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है वो भी आपको बताऊंगा, और आपके जो सारे सवाल हैं उनका भी आंसर करूंगा, बट लिखते जाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब देखिए, और ऐसा नहीं है कि जो आपने लिख लिया वो लिख लिया, अब इसके बाद में आप नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं है। अब जब मैं आपसे डिस्कस करते रहूंगा, करते करते भी कोई सवाल अगर आपके मन में आता है तो वो भी आप लिख लीजिए, क्योंकि मैं वो सारे के सारे सवालों के आंसर आपको देके जाने वाला हूँ। वेरी गुड। अब सबसे पहले हम समझ के लेते हैं कि शेयर मार्केट में, आपने सारे पॉइंट्स आपके नोट कर लिए, अब हम समझ के लेते हैं कि भाई शेयर मार्केट में कौन कौन से प्लेयर्स हैं, शेयर मार्केट कैसे काम करता है ना। तो कोई मुझे बताना चाहेगा आप में से कि हाउ डज द शेयर मार्केट वर्क, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, एनीवन? कैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं, कोई, एनीवन कैन आंसर, जो भी, कैसे लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं? अगर आपको शेयर मार्केट में डील करना हो तो कैसे करेंगे? या डीमैट खोलेंगे, वेरी गुड, डीमैट अकाउंट खोलेंगे, और क्या? ओके, शेयर विकल्प देना। अब देखो, सबसे पहले अगर हमको शेयर मार्केट में की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और याद रखिए शेयर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हम क्यों ले रहे हैं, शेयर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हम इसलिए ले रहे हैं कि कल को कोई स्कैम अगर हमारे नजर में आता है तो उस मिस्ट्री को, उस स्कैम को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करना है, और उसको इन्वेस्टिगेशन को कैसे आगे लेके जाना है, और किस तरह से जो लोग कल्प्रिट हैं, जो वो स्कैम को कर रहे हैं, उनको पकड़ना है, हमको उस हिसाब से समझना है। पर साथ साथ अगर हम ये नॉलेज ले रहे हैं तो इस नॉलेज का इस्तेमाल हम अपनी पर्सनल वेल्थ को बढ़ाने के लिए भी कर ही सकते हैं, है ना, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सबसे पहले समझ के लेते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं, हु आर द पीपल विच आर देयर इन द शेयर मार्केट, ये थोड़ा हमको समझ के लेना होगा। सो सबसे पहले हैं, नंबर 1 इज योर फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो पूरा जो शेयर मार्केट है वो सबसे पहले किसके कंट्रोल में रहता है? इट इज इन द कंट्रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद में एक्सचेंजेस होते हैं। एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज वो जगह है जहाँ पर कि वो जो शेयर्स हैं उनकी ट्रेडिंग होती है ना, उनकी ट्रेडिंग, जैसे एनएसई एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। और याद रखिए, खाली शेयर्स के एक्सचेंजेस नहीं होते हैं, खाली शेयर्स के एक्सचेंजेस नहीं होते हैं, कमोडिटीज का भी एक्सचेंज होता है, स्टील की ट्रेडिंग होती है, मेटल की ट्रेडिंग होती है,
पल्स की ट्रेडिंग होती है, राइट। सो कमोडिटीज, कॉटन की ट्रेडिंग होती है, तो कमोडिटीज की भी ट्रेडिंग होती है, तो ट्रेडिंग कमोडिटी एक्सचेंजेस भी होते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपको मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, एमसीएक्स जिसको बोलते हैं, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज है जिसको कि एनसीडीएक्स बोलते हैं। तो ये सेकंड कैटेगरी ऑफ द एक्सचेंजेस है। थर्ड इज डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज क्या है? डिपॉजिटरी यानी कि जैसा नाम है डिपॉजिटरी, यानी कि वहां पर चीजें जमा होती हैं। तो अगर मैं और आप शेयर मार्केट में डील करेंगे तो मुझे और आपको सबसे पहले क्या करना होगा? एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा। क्या करना होगा? डीमैट अकाउंट खोलना होगा। और वो डीमैट अकाउंट हमारा कहाँ खुलता है? जैसे हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं, राइट, तो बैंक में अकाउंट खोलते हैं पैसा जमा करने के लिए और निकालने के लिए। उस तरह से हमारा डीमैट अकाउंट होता है जिसमें कि हम जो शेयर खरीदते हैं वो उसमें जमा हो जाते हैं, और जब हम वो शेयर्स को बेचते हैं तो हमारे डीमैट अकाउंट से निकल के बाहर चले जाते हैं। तो वो कौन हैंडल करता है? वो हैंडल करता है एनएसडीएल एंड सीएसडीएल, राइट। तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड एंड सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। तो ये दो एजेंसीज हैं हमारे हिंदुस्तान में। उसके बाद में फिर ब्रोकर्स होते हैं। अब एक चीज समझ के ले लीजिए इस जगह पे, वो क्या? वो ये कि हिंदुस्तान में अगर मुझे और आपको शेयर्स में डील करना है, शेयर्स को खरीदना है या बेचना है, तो वो हम किसी रजिस्टर्ड एजेंसी के थ्रू ही कर सकते हैं, रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू ही कर सकते हैं। रजिस्टर्ड का मतलब क्या है? रजिस्टर्ड विद सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो हमारा रेगुलेटर है। जो डब्बा ट्रेडिंग है जिसकी हम आगे बात करेंगे, वो डब्बा ट्रेडिंग का मतलब ये है कि ये जो लोग हैं जो डब्बा ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये लोग सेबी रजिस्टर्ड एक्सचेंज के थ्रू नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना खुद का ही एक्सचेंज खोल लिया। और क्यों खोल लिया उसको भी हम समझ के लेंगे, तो दैट इज द नंबर नेक्स्ट थिंग, दैट इज ब्रोकर्स। अब ब्रोकर्स कौन है? आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज वो ब्रोकर हैं, कोटक सिक्योरिटीज वो ब्रोकर हैं, जेरोदा आपने नाम सुना होगा वो ब्रोकर है, राइट। एंजल ब्रोकिंग है, पैसा.com ब्रोक, तो ये सारे ब्रोकर्स हैं। और ये ब्रोकर्स, उसमें से कुछ ब्रोकर्स क्या करते हैं? वो सब ब्रोकर को भी अपॉइंट करते हैं। जैसे मोतीलाल सिक्योरिटीज का नाम सुना होगा आपने, तो मोतीलाल सिक्योरिटीज ब्रोकर है, और वो क्या करते हैं? वो अपने फ्रेंचाइजीज अपॉइंट करते हैं पूरे हिंदुस्तान में, और जिनके थ्रू आप शेयर की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, सब ब्रोकर होते हैं। उसके बाद में कौन है शेयर मार्केट में? उसके बाद शेयर मार्केट में है दी इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन कौन हैं? इन्वेस्टर्स हैं FIIs, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि बाहर के जो इन्वेस्टर हैं वो हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तान के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, एंड दोज आर नोन एज FIIs। एंड याद रखिए, ये जो FIIs हैं इनको भी सेबी के साथ में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, बिना उसके वो शेयर मार्केट में डील नहीं कर सकते। फिर होते हैं DIIs। सो FII इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, DII इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सो जो बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं या अदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको DIIs बोलते हैं। और उसमें फिर NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, HNIs हैं, HNI यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यानी कि जिनके पास बहुत पैसा है वो उनको HNI बोलते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। एंड फाइनली रिटेल इन्वेस्टर। सो हम सब जो लोग हैं दे कम इन द कैटेगरी ऑफ रिटेल इन्वेस्टर। तो बैंक है, एंड फाइनली रेगुलेटर है। रेगुलेटर यानी कि सेबीआई, ब्रॉडली स्टॉक मार्केट को ब्रॉडली रेगुलेट करने वाला है सेबी। और उसके अलावा RBI भी रेगुलेटर है, बिकॉज RBI इज द रेगुलेटर फॉर द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम एंड द कैपिटल मार्केट सिस्टम इन दिस कंट्री। तो ये हमारे रेगुलेटर्स, ये चीफ प्लेयर्स हैं इन इंडियन स्टॉक मार्केट। और ये सारे के सारे दे हैव टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी, यानी कि हिंदुस्तान में अगर आपको और मुझे या किसी को शेयर मार्केट में डील करना है तो सेबी का रजिस्ट्रेशन मस्ट है। अगर सेबी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप हिंदुस्तान में ट्रांजैक्शन में डील नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा और समझ के लेते हैं। क्या समझ के लेते हैं कि व्हाट इज द नॉर्मल ट्रेडिंग प्रोसेस। आपको या मुझे अगर शेयर खरीदना है तो कैसे वो करें, वो प्रोसेस क्या है वो समझ के लेंगे। नंबर 2, हाउ टू पार्टिसिपेट।
इन शेयर मार्केट को, स्टॉक मार्केट को, सिक्योरिटीज मार्केट को, सबका मतलब एक ही है। तो कैसे हम डील कर सकते हैं? हम शेयर्स खरीद सकते हैं, हम डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि डिवेंचर्स जिसको बोलते हैं उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। कन्वर्टिबल डिवेंचर हैं, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसको डेट बोलते हैं। तो डेट के थ्रू भी हम शेयर मार्केट में और स्टॉक मार्केट में या सिक्योरिटीज मार्केट में डील कर सकते हैं। कमोडिटीज यानी कि आप एक्सचेंजेस के थ्रू कमोडिटीज की भी बाइंग एंड सेलिंग भी कर सकते हो, और करेंसीज की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। यू कैन बाय डॉलर्स, यू कैन सेल डॉलर्स, यू कैन बाय ब्रिटिश पाउंड्स और एनी अदर फॉरेन करेंसी फॉर दैट मैटर, वो कर सकते हैं। और फाइनली आप म्यूचुअल फंड्स में भी डील कर सकते हैं थ्रू दी एक्सचेंजेस। सो दीज आर दी प्रोडक्ट्स जिसको हम बोलते हैं, जिसके थ्रू हम शेयर मार्केट में डील करेंगे। नाउ व्हाट आर दी मोड्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग? तो अगर समझो आपने शेयर मार्केट में डील करना है एज एन राइट, तो आप किस तरह की डीलिंग कर सकते हैं? तो उसमें पहली जो कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं डे ट्रेडर। क्या बोलते हैं? डे ट्रेडर। और डे ट्रेडर का मतलब क्या है? डे ट्रेडर का मतलब ये है कि वो सुबह खरीदता है और शाम को बेच के निकल जाता है। तो यानी कि उसको लगा कि ये शेयर बढ़ने वाला है ना, तो उसने फट से खरीद लिया और थोड़ी देर में या 1 घंटे में या 2 घंटे में वो शेयर वाकई में बढ़ गया, तो वो क्या करेगा? उसको बेच के निकल जाएगा। और समझो उसने 100 रुपए का खरीदा और प्राइस बढ़ के 110 रुपए की हो गई, तो उसका मतलब उसको क्या हुआ? 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया, वो जेब में डालेगा और वो निकल जाएगा। डे ट्रेडर जिसको बोलते हैं। दूसरा है वो है डिलीवरी मार्केट। डिलीवरी का मतलब क्या है कि आप डे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। आप क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि आपको उसकी डिलीवरी लेनी है, राइट? आपको उसकी डिलीवरी लेनी है। और याद रखिए, अब देखो एक चीज और है, जैसे डे ट्रेडर क्या कर सकता है? डे ट्रेडर जब शेयर खरीदेगा तो उसकी जेब में खाली पैसा होना चाहिए, उतना ही चाहिए उसको, बराबर है? तो वो खरीद सकता है और बाद में बेच सकता है। समझो, और ध्यान से सुनना, समझो अगर आपको लग रहा है कि आज मारुति का शेयर नीचे जाने वाला है, फॉर व्हाट एवर रीजन, आपने थोड़ा रिसर्च किया, मालूम किया और आपने समझ के लिया कि भाई आज जो न्यूज आई है मारुति के बारे में, वो न्यूज क्या है? वो न्यूज ये है कि मारुति का एक प्लांट बंद होने वाला है। तो आप लोग, अगर मारुति का प्लांट बंद होगा तो उसका प्रोडक्शन कम होगा, उसका प्रोडक्शन कम होगा तो उसकी इनकम कम होगी, उसकी इनकम कम होगी तो उसका प्रॉफिट कम होगा, उसका प्रॉफिट कम होगा तो मारुति की वैल्यू ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? नीचे जाएगी। तो अब आपको लगा कि भाई ये न्यूज के हिसाब से तो मारुति का शेयर नीचे जाना चाहिए। तो एज अ डे ट्रेडर लोग क्या करते हैं? एज अ डे ट्रेडर लोग करते हैं जिसको बोलते हैं शॉर्ट करना। शॉर्ट करने का मतलब क्या है कि आपकी जेब में शेयर नहीं है, आपके हाथ में शेयर नहीं है, फिर भी आप उसको बेच रहे हो। क्यों बेच रहे हो? क्योंकि आपको लग रहा है कि अभी मारुति 8,000 का है, जब तक मार्केट बंद होगा ये 7,900 का रह जाएगा। तो उस समय मैं क्या करूंगा? अभी मैं 8,000 के हिसाब से बेच रहा हूं, है ना? और जब 2-3 घंटे में जब मार्केट नीचे चला जाएगा, उस समय क्या करूंगा? मैं मार्केट से मारुति खरीदूंगा। कितने में खरीदूंगा? 7,900 में। तो बेचा कितने का? खरीदा कितने में? तो पहले बेचा कि पहले खरीदा? पहले बेचा। तो जब पहले बेचते हैं तो उसको बोलते हैं शॉर्ट करना। तो अब उसको 100 रुपए का प्रॉफिट इनको निकल जाएगा। तो आप ये डे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। दूसरा डिलीवरी का मतलब है आपको किसी शेयर में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है। मतलब आपका मकसद ये नहीं है कि फट से प्रॉफिट बना और निकल जाओ। आपका मकसद ये है कि ये जो शेयर है, मारुति का शेयर है, अगले 2 साल में, 1.5 साल में, 3 साल में बढ़ेगा। तो आप क्या चाहते हो कि चलो आज 8,000 का मिल रहा है, 2-2.5-3 साल में या 1-2 साल में ये 10,000 पहुंच जाएगा, 11,000 पहुंच जाएगा। तो आप चाहोगे कि आप जब 10-11 पहुंच जाए उस समय पे आप इसको बेचो। तो उसको बोलते हैं डिलीवरी। यानी कि आप डे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप नेटिंग नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप डिलीवरी ले रहे हो। और अगर आप बेच रहे हो तो आप क्या बेच रहे हो? जो कि आपके अकाउंट में है, एंड दैट इज योर डिलीवरी। थर्ड इज फ्यूचर्स मार्केट। उसको डेरिवेटिव, उसको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस FNO बोलते हैं, उसको डेरिवेटिव भी बोलते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, डेरिवेटिव का इस्तेमाल क्यों करा जाता है और कैसे करा जाता है?
छोटा सा एग्जांपल देता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। समझो मुझे लगता है कि मारुति का जो शेयर है बहुत स्ट्रांग है, और मुझे लगता है कि मारुति का शेयर अभी बढ़ने वाला है अगले 6 महीने में, और मुझे उस पर प्रॉफिट कमाना है। तो मेरे पास में पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि मैं मारुति के शेयर खरीदूं, अपनी जेब से पैसा डालूं। तो समझो मैंने मारुति के 100 शेयर ले लिए 8,000 रुपए के हिसाब से, तो मेरा कितना पैसा लग गया इसमें? कितना लग गया? 8 लाख। मेरा 8 लाख रुपए उसमें लग गया। अब दुर्भाग्य से जैसे मैंने सोचा वैसा नहीं हुआ। मारुति का शेयर ऊपर जाने के बजाय नीचे चला गया, समझो 7,500 पे आ गया। तो मेरे को कितना घाटा हो गया? 50,000 का, ठीक है ना? 50,000 का घाटा हो गया। तो एक तो मेरा पैसा लगा, ऊपर से मेरे को 50,000 का घाटा हो गया। अब मुझे ये रिस्क नहीं लेनी है और मुझे जेब उसमें पैसा फंसाना भी नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं एक चीज जिसको बोलते हैं ऑप्शन, क्या बोलते हैं? ऑप्शन। तो मैं क्या करूंगा? मैं मारुति का ऑप्शन खरीदूंगा 8,000 के हिसाब से। समझ रहे? कितने हजार के हिसाब से? क्या रेट के हिसाब से? 8,000। तो मैंने मारुति के समझो 8,000 के हिसाब से 100 शेयर्स का ऑप्शन लिया। क्या लिया? ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब क्या है? ऑप्शन का मतलब ये है कि यू हैव ए राइट बट यू हैव नो ऑब्लिगेशन। तो जब आप ऑप्शन खरीदते हो, जब आप ऑप्शन खरीद रहे हो, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि यू हैव ए राइट बट यू हैव नो ऑब्लिगेशन। मतलब क्या है? मतलब ये कि मैंने वो ऑप्शन खरीदा 8,000 के भाव से, उसके लिए मुझे 8,000 रुपए नहीं देने, मुझे खाली क्या करना है? मुझे ऑप्शन खरीदने का प्रीमियम भरना है। समझो वो प्रीमियम है 10 रुपया पर शेयर। आर यू विद मी? ठीक है। सो मैंने 100 शेयर खरीदे, 100 ऑप्शंस खरीदे मारुति के 8,000 के भाव से, और प्रीमियम कितना है? 10 रुपया। तो मेरी जेब से पैसा कितना गया? 1,000 रुपया, है ना? तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है? 1,000 रुपए का उतना ही मेरा इन्वेस्टमेंट है। अब समझो जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। मारुति का शेयर 8,000 से बढ़ के 8,200 हो गया, है ना? 200 हो गया। मेरे पास में क्या है? ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? राइट टू परचेज। ऑप्शन क्या है? राइट टू परचेज। तो मैंने ये राइट टू परचेज किया मारुति का कितने रुपए पर यूनिट? 10 रुपए के हिसाब से। अब ये 8,000 का जो शेयर है वो 8,200 का हो गया। तो मैं क्या करूंगा? आई विल एक्सरसाइज माई ऑप्शन, यानी कि मैं एक्सचेंज को बोलूंगा कि भाई मैंने ये 100 ऑप्शंस लिए हैं मारुति के 8,000 रेट के हिसाब से, 10 रुपए का मैंने प्रीमियम किया है, मुझे ये 8,000 रुपए के हिसाब से शेयर चाहिए। तो अब आपको शेयर किस भाव से मिलेंगे? और आज की तारीख में रेट क्या हो गई? तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 20,000 रुपए, ठीक है? क्योंकि 200 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट, और 100 शेयर आपने खरीदे, 100 इंटू 200 कितना हुआ? 20,000। आपकी जेब से पैसा कितना गया था? 1,000 रुपया, ठीक है? तो देखिए 1,000 रुपए के ऊपर आपको प्रॉफिट कितना मिल गया? 20,000 का, यानी कि 1,000 20,000 माइनस 1,000, यू अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 19,000। अब दूसरी बात, जैसा आपने सोचा वैसा नहीं हुआ। आपने सोचा कि मारुति ऊपर जाएगा, मारुति ऊपर नहीं गया। मारुति ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गया। आपने मारुति का ऑप्शन खरीदा था 8,000 रुपए के हिसाब से, मारुति घट के हो गया 7,800। अब क्या होगा? आपको लॉस होगा क्या? आपको लॉस नहीं होगा। आपको लॉस क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्लीज रिमेंबर, जब व्हेन यू बाय एन ऑप्शन, जब आप ऑप्शन खरीदते हैं, यू आर बाइंग अ राइट एंड नो ऑब्लिगेशन। तो समझो वो प्राइस घट के 7,800 हो गई, यू आर नॉट अंडर एन ऑब्लिगेशन। आपके ऊपर ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको 8,000 रुपए के हिसाब से मारुति को खरीदना है। आप क्या बोलोगे? ऑप्शन है, मेरी मर्जी है। अब मार्केट घट के मारुति घट के 7,800 रह गया, तो मुझे मारुति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपका मैक्सिमम लॉस कितना हुआ? 1,000 रुपया, इजंट इट? और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कितना हो गया?
19,000, and that is known as futures and options, डेरिवेटिव। और इसमें, और याद रखिए, इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं। अब एक सवाल जो आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा डेफिनेटली, वो ये कि ये मार्केट में प्राइसेस ऊपर नीचे कैसे होते हैं, isn't it? तो कोई बताएगा मुझे आप में से? Will someone from you tell me कि ये जो स्टॉक मार्केट की जो प्राइसेस होती है वो ऊपर नीचे कैसे होती हैं? अभी आप सभी ने देखा होगा कि पिछले 2-3 महीने में मार्केट भयंकर रूप से नीचे आ गया है, गरज और एब्सोल्युटली। सो वन इज, एक कारण जिसकी वजह से मार्केट की प्राइसेस फ्लक्चुएट होती हैं, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, गरज एंड पूर्ति। वेरी गुड। व्हाट इज? Seller and buyer, so demand and supply, very good. What else? News, very good. News, what else? Wars, absolutely wars, what else? अभी आपने देखा होगा, अगर आपको याद होगा कि 4 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 मई को, अब देखिए वही मार्केट है, वही कंपनियां हैं, वही कंपनियों की फैक्ट्रियां हैं, वही कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, वही हिंदुस्तान है, वही मुंबई है, वही बीएसई है, वही एनएसई है, सब कुछ वही है। क्या हुआ कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आके बोला कि हम जो हमारी रेफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ा रहे हैं, कि 0.4% से हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं। ये मार्केट में ये न्यूज आई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया, और इमीडिएटली क्या हुआ, मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया। अब जरा सोचिए, हिंदुस्तान वही, मुंबई वही, एनएसई वही, बीएसई वही, कंपनियां भी वही, कंपनी का मैनेजमेंट भी वही, कंपनी का प्रोडक्ट भी वही, सब कुछ वही। तो ऐसा कैसे हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर आके कुछ बोलता है और मार्केट धड़ाम से नीचे? तो देखिए, मार्केट में जो उठा पटक होती है प्राइसेस में, उसके 2 रीजन हैं। एक रीजन है फंडामेंटल, क्या? फंडामेंटल। और दूसरा रीजन है सेंटीमेंटल। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि शेयर मार्केट में से अगर फंडा निकाल दो और सेंटी निकाल दो तो कौन बचता है? ओनली मेंटल्स। सो 2 रीजन है शेयर मार्केट में जो फ्लक्चुएट होते हैं। एक फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब क्या है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कंपनी का प्रोडक्ट कितना स्ट्रांग है, कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड कितनी स्ट्रांग है, कंपनी का फ्यूचर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी के जो प्राइस है वो कैसी रहेगी। अब आप देखिए, एक चीज बताता हूँ, जब से ये वॉर चालू हुआ उसके बाद में वॉर चालू होने की वजह से महंगाई बढ़ी। महंगाई क्यों बढ़ी? क्योंकि वॉर, रशिया और यूक्रेन का वॉर चालू हुआ, उसकी वजह से पूरी दुनिया का जो सप्लाई सिस्टम है वो पूरा गड़बड़ा गया। सप्लाई नहीं आ रही, कोई ऑयल की सप्लाई बंद कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, सब जगह खराब। उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो शेयर मार्केट की प्राइसेस है वो नीचे आ गए। क्या आगे भी ऐसा होने वाला है? अब देखिए, जो मार्केट के जो प्लेयर्स हैं, जो मार्केट में पैसा बनाते हैं, वो कैसा पैसा बनाते हैं समझ के लीजिए। एक आम आदमी ने क्या किया ये 3 महीने में, आम जो रिटेल इन्वेस्टर है वो घबरा गया। उसको लगा मेरी मेहनत का पैसा है ना, इतनी मेहनत करके कमाया है, और अगर ये मार्केट ऐसे नीचे जाते जाएगा तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, दिवालिया हो जाऊंगा। तो उसने क्या किया? उसने बेचना शुरू किया। और जो मार्केट के घाघ हैं, जो मार्केट के जो उस्ताद हैं, जो गुरु हैं, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है और उन्होंने धपाधप खरीदना शुरू किया। समझ के लीजिए, क्या रशिया और यूक्रेन का वॉर परमानेंट है? आंसर इज नो। एक ना एक दिन बंद होने वाला है। तो अगर रशिया और यूक्रेन का युद्ध बंद हो गया तो फिर क्या होगा? सप्लाई सिस्टम वैसे का वैसा हो जाएगा। सप्लाई सिस्टम वैसे की वैसा हो जाएगा, इसका मतलब इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन कम हो जाएगा तो शेयर मार्केट में प्राइसेस ऊपर जाएंगी। तो जो लोग आज बेच गए वो सिर पकड़ के बैठेंगे, और जो लोग उन्होंने खरीद लिया वो मस्ती करेंगे और आनंद करेंगे। सो दिस इज हाउ द होल शेयर मार्केट वर्क्स। अब हम जरा समझ के लेंगे कि व्हाट इज द नॉर्मल ट्रेडिंग प्रोसेस। शेयर मार्केट में नॉर्मल ट्रेडिंग प्रोसेस क्या है? नॉर्मल ट्रेडिंग प्रोसेस क्या है?
क्यों समझ के लेंगे? इसलिए समझ के लेंगे क्योंकि हमको ये समझना है कि डब्बा ट्रेडिंग क्या है, क्यों लोग डब्बा ट्रेडिंग करते हैं, डब्बा ट्रेडिंग करने की वजह से हिंदुस्तान की इकोनॉमी को क्या नुकसान होता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री पूरे हिंदुस्तान के जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, सारी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को बोलती है कि भाई आप आपके होम डिपार्टमेंट के थ्रू, पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू डब्बा ट्रेडिंग करने वाले लोगों को पकड़ो। क्यों बोलती है वो हम जरा समझ के लेंगे, पर उसके लिए हमको ये समझना जरूरी है कि नॉर्मल ट्रेडिंग प्रोसेस क्या है। और नॉर्मल ट्रेडिंग प्रोसेस देखिए बहुत सिंपल है। मुझे और आपको अगर शेयर मार्केट में डील करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हमको रजिस्टर करना होगा अपने आप को विद अ ब्रोकर। वो ब्रोकर कोई भी हो सकता है, वो कोटक सिक्योरिटीज हो सकता है, वो आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो सकता है, वो एंजल ब्रोकिंग हो सकता है, वो मोतीलाल ओसवाल हो सकता है, वो जेरोदा हो सकता है, वो अपस्टॉक हो सकता है, वो पैसा.com हो सकता है। तो किसी भी ना किसी ब्रोकर के पास में हमको जाके सबसे पहले रजिस्टर करना है। अब देखिए, जब आप ब्रोकर के साथ में रजिस्टर करेंगे तो ऑटोमेटिकली 3 चीजें होंगी। क्या क्या चीजें होंगी? नंबर 1 आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। सो जब आप ब्रोकर के साथ में रजिस्टर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, यानी कि आप CDSL या जो NSDL के पास में आप रजिस्टर हो जाएंगे। नंबर 2 क्या होगा? आपका सिक्योरिटी का अकाउंट खुल जाएगा वो ब्रोकर के साथ में, जिससे कि आप बाय और सेल कर सकेंगे। और नंबर तीसरी क्या होगी कि जो आपका एक बैंक अकाउंट है वो आपके सिक्योरिटीज अकाउंट से लिंक हो जाएगा, यानी कि अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो ऑब्वियसली आपको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। और याद रखिए, पैसा पेमेंट बाद में नहीं करना पड़ेगा, आपको पैसे का पेमेंट पहले करना पड़ेगा। तो ये पहला स्टेप है। उसके बाद में आप क्या करेंगे? जैसे ही आपने ब्रोकर के साथ में रजिस्टर किया, नाउ व्हाट यू विल डू? नाउ यू कैन बाय शेयर्स एंड यू कैन सेल शेयर्स। सो आप वो शुरू कर सकते हैं जैसे ही आपने अकाउंट खोला। अब याद रखिए कि जब आप शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं तो गवर्नमेंट एक टैक्स लगाती है और वो टैक्स को बोलते हैं STT। क्या बोलते हैं? STT का मतलब क्या है? STT का मतलब है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। मैं ये क्यों बोल रहा हूं आपको? क्योंकि एक बार आपके ये बात ध्यान में बैठ गई कि STT क्या है तो डब्बा ट्रेडिंग क्या है और डब्बा ट्रेडिंग लोग क्यों करते हैं, ये आपके समझ में बड़ी आसानी से आ जाएगा। क्या बोलते हैं उसको? STT। अब STT का देखिए, अगर वो डे ट्रेडिंग है तो उसमें आपको 0.025% के हिसाब से STT ऑटोमेटिकली लग जाता है। तो वो आपको पता भी नहीं पड़ती है। जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे, आपने डे ट्रेडिंग किया या आपने डिलीवरी ली, आपका ऑटोमेटिकली अकाउंट STT से डेबिट हो जाता है। डे ट्रेडिंग करेंगे तो उसका रेट होगा 0.025% और अगर डिलीवरी करेंगे तो उसका रेट होगा 0.10%। सो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर आपने परचेज किया है तो आपने जो बैलेंस जो ट्रांसफर किया है, जो आपने शेयर्स खरीदे हैं, उतनी अमाउंट से आपका बैलेंस कम हो जाएगा। एंड अगर आपने शेयर्स परचेज किए, सेल किए हैं, तो T+1 के हिसाब से आपका अकाउंट फिर उतने अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि आज आपने शेयर बेचा तो आज आपने ट्रांजैक्शन किया, T1 यानी कि अगले दिन वो जो आपने सेल किया है वो पैसा आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि आपको ब्रोकर को फोन करने की जरूरत नहीं है कि भैया मैंने इतने शेयर बेचे, मेरा पैसा आया कि नहीं आया। ऑल दिस हैपेंस ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन। अब ये पूरे प्रोसेस में याद रखिए, ऑल ट्रांजैक्शंस आर कंप्लीटली अकाउंटेड फॉर। सारे के सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीटली अकाउंटेड फॉर, यानी कि पूरा ब्लैक मनी का इसमें कोई स्कोप नहीं है, राइट। और ब्लैक मनी का स्कोप इसमें नहीं है, इसका मतलब ये जो ट्रांजैक्शंस हैं विच आर एज पर दी लॉ ऑफ दी कंट्री, तो उसमें कोई किसी तरह का इश्यू नहीं है। अब हम समझेंगे डब्बा ट्रेडिंग, और डब्बा ट्रेडिंग को समझने से पहले मैं चाहूंगा कि आपके जो डाउट्स जो आपने लिखे हैं एक एक करके उनका आंसर करूं, एंड देन वी विल कम टू डब्बा ट्रेडिंग एंड वी विल कम टू द इनसाइडर ट्रेडिंग। यप, वैल्यू के ऊपर, वैल्यू। सो जितना जो आपने शेयर खरीदा है और उसकी वैल्यू समझिए 1 लाख है और आपने सुबह खरीदा शाम को बेच दिया, तो फिर आपको 1 लाख का 0.025% लग जाएगा
और आपने 1 लाख का खरीदा और डिलीवरी ले ली तो 0.1% आपको एसटीटी लग जाएगा. सो इट इज लिंक्ड विद द वैल्यू ऑफ द परचेज और द सेल दैट यू डू. वेरी गुड. हाँ, सो अब मैं क्या करूंगा, मैं ना लाइन बाय लाइन जाता हूँ ताकि सबके, और किसी का क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं मैं. आई विल टेक एवरीबॉडीज क्वेश्चंस, नॉट टू वरी. सो मे बी विल स्टार्ट. आई जस्ट कम टू यू मैन. तो यस. हाँ, अच्छा देखो, राकेश झुंझुनवाला का नाम सभी ने सुना होगा, है ना. राकेश झुंझुनवाला ब्रोकर थे किसी जमाने में हर्षद मेहता के टाइम पे, और आज की तारीख में वो उनको शेयर मार्केट का बुल कहते हैं. अब देखिए, शेयर मार्केट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको शेयर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शेयर मार्केट में इतनी इंडस्ट्रीज हैं, है ना. फार्मा इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है, फाइनेंस इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री है, दुनिया भर की इंडस्ट्रीज हैं. तो बैंक इंडस्ट्री है. तो फाइनेंस मार्केट में अगर आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है तो आपकी शेयर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. आपके पास में टीम होनी चाहिए, जो टीम पूरे मार्केट को रिसर्च करती रहे, पूरी कंपनियों को रिसर्च करती रहे और ये मालूम करती रहे कि भाई कौन सी इंडस्ट्री आगे बढ़ने वाली है, कौन सी इंडस्ट्री पीछे रहने वाली है, कौन सी कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है और कौन सी कंपनी का शेयर नीचे जाने वाला है. तो ये आपकी टीम आपको रखनी है और ये टीम आपको रिसर्च करके बताती जाएगी. उसके ऊपर आपको हिम्मत करके डिसीजन लेना है कि इसको खरीद लो और इसको बेच दो. तो ये जो गट्स हैं, ये जो करेज है, ये जो दिखा पाता है वो राकेश झुनझुनवाला जैसा बड़ा इन्वेस्टर बन जाता है. और एक चीज मैं और ऐड करूंगा वो मेरी तरफ से, और वो ये कि देखो, कई बार किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता है. ऐसा नहीं है कि राकेश झुनझुनवाला को जो मालूम है वो बाकी लोगों को मालूम नहीं है. बाकी लोगों को भी मालूम है, पर आपकी किस्मत में क्या लिखा है उस पर भी थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से फर्क ये रहता है. सो दिस इज योर राकेश झुनझुनवाला. एनी अदर क्वेश्चन इन दिस नाइट? ओके, लेट्स गो. हाँ, आईपीओ, आईपीएल. हाँ हाँ, आईपीएल, करेक्ट, आईपीएल बराबर है. सो आईपीएल बिल्कुल सही है, बिकॉज आईपीएल में जो प्लेयर का अच्छा परफॉर्मेंस होगा उसको जाके अच्छी प्राइस मिलेगी आगे जाके. बिल्कुल सही. अच्छा, ओके. तो मुझे इसके बारे में लीगल ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है उसकी? अच्छा, तो मतलब अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, इंटर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं. ओके, राइट. ओके ओके ओके, वेरी गुड. अब देखिए, इनका सवाल ये है कि अगर आप डिलीवरी लेते हैं तो फिर आपकी टैक्स लाइबिलिटीज क्या होंगी? अब देखो, when you are dealing in shares, there is something called as long-term capital gain and there is something called as short-term capital gain. तो short-term, अगर long-term capital है, that means if you have invested in the share for more than 1 year, it is going to be treated as long-term capital gain. उधर आपकी रेट ऑफ जो टैक्स की रेट है वो कम है, that is I think 10% if I remember it correctly. और अगर आपने समझो डिलीवरी ली लेकिन विद इन द ईयर आपने उसको सेल कर दिया और प्रॉफिट बुक किया, तो ये जो विद इन द ईयर आपने ट्रांजैक्शन किया, इट विल बी रेफर्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो आपकी टैक्स रेट है वो वही होगी जो आपकी नॉर्मल टैक्स रेट है. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप इनकम टैक्स की 20% के स्लैब में होते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के आप 20% के हिसाब से टैक्स भरेंगे. और अगर आप 30% के ब्रैकेट में हैं तो फिर आप उसके ऊपर 30% के हिसाब से टैक्स भरेंगे. So this is how you will differentiate between the long term and the short term gain. Okay, very good. Any? Okay, very good. So सर का सवाल ये है कि
जैसे हम लोग बोल रहे थे डेरिवेटिव में डील करने के लिए, तो सर का डेरिवेटिव में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, आप ऑप्शन या तो बेचते हैं या ऑप्शन आप खरीदते हैं। तो याद रखिए, जो ऑप्शन खरीदता है ही इज गेटिंग ए राइट बट ही इज नॉट गेटिंग एनी ऑब्लिगेशन। तो राइट जो खरीद रहा है उसको, ऑप्शन जो खरीद रहा है, द पर्सन हु इज बाइंग एन ऑप्शन ही इज ओनली गेटिंग ए राइट, ही इज नॉट गेटिंग एनी ऑब्लिगेशन। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से उसको प्रीमियम देना पड़ता है। पर ये जो ऑप्शन बेच रहा है, द पर्सन हु इज सेलिंग द ऑप्शन, नाउ प्लीज रिमेंबर, the person who is selling the option, he is taking the risk, he is taking the risk because उसको obligation है, उसको right नहीं है। so जो ऑप्शन खरीदेगा वो प्रीमियम भरेगा और जो ऑप्शन बेचेगा वो प्रीमियम कलेक्ट करेगा। सर का कहना ये है कि ऐसा है क्या कि जो लोग डेरिवेटिव्स में डील करते हैं, जो ऑप्शन बेचते हैं वही पैसा बनाते हैं और जो ऑप्शन खरीदते हैं वो पैसा नहीं बनाते। देखिए ऐसा नहीं है, ये सब कुछ डिपेंड करता है ऑन द मूवमेंट ऑफ द मार्केट। मैंने एक ऑप्शन खरीदा है, जो मैंने आपको मारुति का एग्जांपल दिया, तो मैंने मारुति का जो एग्जांपल दिया उसमें मैंने आपको बताया कि मैंने वो ऑप्शन कितने का खरीदा, कितना प्रीमियम पे किया, प्रीमियम कितना पे किया, 10 रुपया। आई पेड अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज, लेकिन मैंने प्रॉफिट कितना बनाया उसके ऊपर, 200 रुपीज। तो ये जो 200 रुपीज का मैंने प्रॉफिट बनाया वो किसका लॉस है, जिसने मुझे वो ऑप्शन सेल किया। तो ये डिपेंड करेगा कि मार्केट की उस समय पोजीशन क्या है। सो ऐसा डेफिनेटली बोल पाना कि ओनली सेलर विल मेक अ प्रॉफिट और ओनली बायर ऑफ एन ऑप्शन विल मेक अ प्रॉफिट, ऐसा रियलिटी में नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो यू विल हैव ओनली सेलर ओनली इन द मार्केट, कोई खरीदेगा नहीं। हाँ हाँ, तो इन केस ऑफ एनी इंडेक्स, वेदर निफ्टी रहने दो या, हाँ, तो वो डिपेंड करेगा कि क्या पोजीशन है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुबह आपने निफ्टी सेल किया ये सोच के कि निफ्टी नीचे जाएगा, है ना, लेकिन निफ्टी ऊपर चला गया, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन उससे रिवर्स हो गया तो आपको लॉस होगा। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर मार्केट ने पोजीशन दी तो आपको प्रॉफिट होगा। दिस इज हाउ इट इज। वेरी गुड। एनीबॉडी इन दिस रूम? सर ओके, एनीबॉडी है? जो आपने लिखा है ना कागज पे, आप उसको पढ़ के प्लीज। ओके, इंट्राडे। ओके, सर का क्वेश्चन है इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्रा यानी कि विद इन दी डे, दिन के दिन। सो जो लोग जिस दिन खरीदते हैं उस दिन ही बेच देते हैं, या जिस दिन बेचते हैं उस दिन ही खरीद लेते हैं, that is known as intraday. So trading within the same day is known as intraday. हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल है। सर का सवाल ये है कि मैंने सुबह लैपटॉप खोला और मुझे लगा कि ये जो बायोकॉन का शेयर है, बायोकॉन का नाम सुना है सबने, बायोकॉन कंपनी, ओके, कोई सा भी फार्मा की कंपनी है, या फिर एक टीसीएस का नाम सबने सुना होगा है। तो समझो टीसीएस का, सर को लगा कि जब भी सुबह 9 बजे जब सर ने लैपटॉप खोला तो सर को लगा कि टीसीएस आज ऊपर जाएगा, जो भी कारण रहा हो, और सर ने वो 1000 शेयर टीसीएस के का ऑर्डर डाल दिया और वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। सर की उम्मीद क्या थी? सर की उम्मीद ये थी कि मैं दिन में खोल के देख लूंगा या अपने मोबाइल पे देख लूंगा कि टीसीएस ऊपर गया है क्या, वो जब वो ऊपर जाएगा उस समय मैं बेच दूंगा, ठीक है, तो इस तरह से जो डिफरेंस होगा मेरा प्रॉफिट बना लूंगा। अब किसी कारण से आपने ऐसा किया, लेकिन किसी कारण से आप किसी और काम में फंस गए और आपने वो ट्रांजैक्शन को रिवर्स नहीं किया, तो फिर वो ट्रांजैक्शन की आपको डिलीवरी लेनी होगी। डिलीवरी लेनी होगी, यानी कि वो ट्रांसफर, वो शेयर अगले दिन आपके अकाउंट में आ जाएंगे और उतने से आपका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगले दिन जो भी पोजीशन है आप उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। तो उसमें ये है कि आपने खरीदा और सौभाग्य से टीसीएस ऊपर गया और अच्छा ऊपर गया,
तो फिर आपको कोई परवाह नहीं है, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर TCS अगर नीचे चला गया तो इसका मतलब उतना आपको लॉस हो गया। वो ध्यान रखने के लिए जरूरी है कि एक बार आपने ऑर्डर एग्जिट डाला खरीदने का या बेचने का, तो ट्रैक रखिए कि मार्केट शेयर कहाँ जा रहा है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ आप चाहते हो या रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। रिवर्स में जा रहा है तो तुरंत उसको आप कैंसिल करो। कैंसिल यानी कि अपोजिट ट्रांजेक्शन कर लो उसका। या आप स्टॉप लॉस भी दे सकते हैं, बिल्कुल सर। अच्छा, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि आपको पता नहीं दिन में आपको टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जब आप ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं उससे वो पूछता है स्टॉप लॉस, तो आप उसमें स्टॉप लॉस दे सकते हैं कि समझो मैं सोच रहा हूँ कि 30 से 70 ऊपर जाना चाहिए, अगर ये इतने तक नीचे आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये पॉइंट पे आ गया तो स्टॉप लॉस यानी कि वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो आपका जो लॉस है वो उतना स्टॉप लॉस तक ही रहेगा। दैट इज योर स्टॉप लॉस। ओके ओके, वेरी गुड। अब देखिए, किसी को मालूम है पुट एंड कॉल क्या होता है? एनीवन? ओके, तो देखो पुट का मतलब है, कॉल का मतलब है राइट टू परचेज। एवरीबॉडी, पुट कॉल का मतलब क्या है? तो जिस तरह से राइट टू परचेज होता है शेयर मार्केट में, उसी तरह से राइट टू सेल भी होता है। तो राइट टू सेल का मतलब क्या है? राइट टू सेल का मतलब है पुट। पुट को बोलते हैं राइट टू सेल, कॉल को बोलते हैं राइट टू परचेज। अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। कॉल का तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, पुट का भी एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। पुट का मतलब क्या है? पुट का मतलब यह है कि मेरे पास में इन्फोसिस के 1000 शेयर पड़े हैं। कितने? 1000। और वो मैंने आज की तारीख में जो रेट है वो 1500 का रेट है। अब मुझे लग रहा है कि आज इन्फोसिस नीचे जाने वाला है, यानी कि से फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से इन्फोसिस आज घट के 1200 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 1200। अब जरा सोचिए, मेरे पास में 1500 के लिए हुए हैं और वो घट के 1200 हो गया, तो कितना लॉस हो गया मुझे पर शेयर? 300 रुपए का लॉस हो गया, बराबर है। तो ये लॉस ना हो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? उसके लिए मैं सुबह खरीदता हूं पुट। व्हाट विल आई परचेज? क्या खरीदूंगा मैं? पुट। पुट का मतलब क्या है? पुट का मतलब है राइट टू सेल, यानी कि मुझे राइट है टू सेल इन्फोसिस एट द प्राइस ऑफ 1500, यानी कि मैंने पुट खरीदा टू हैव अ राइट टू सेल इन्फोसिस एट द रेट ऑफ एवरीबॉडी एट द रेट ऑफ 1500। अब समझो शाम होते होते इन्फोसिस वाकई में घट के 1200 आ गया। एम आई इन प्रॉफिट और एम आई इन लॉस? एवरीवन, एम आई इन प्रॉफिट और एम आई इन लॉस? आई एम इन प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि मैंने कितने के हिसाब से बेच दिया, और अब अभी रेट क्या है, तो मैं क्या करूंगा? 1200 में खरीद लूंगा, 1500 में मैंने ऑलरेडी सेल किया है, तो कितने का प्रॉफिट कमाऊंगा? 300 का। सो दिस इज योर पुट ऑप्शन। सो कॉल ऑप्शन का मतलब है राइट टू परचेज एंड पुट ऑप्शन का मतलब है राइट टू सेल। ओके, वेरी गुड। ओके, अब देखिए इसका पीरियड कैसा है कि इंडिया में वीकली एक्सपायरी होती है ना, वीकली एक्सपायरी होती है। सो अगर आपने कोई पुट खरीदा है या कॉल खरीदा है तो थर्सडे टू थर्सडे उसका साइकिल होता है, तो वो उसको आपको उसके पहले मतलब थर्सडे को उसकी एक्सपायरी होगी। तो अगर आपको लग रहा है कि रिवर्स में जा रहा है, तो आपको बीच में उल्टा करना पड़ेगा उसको, और नहीं तो फिर जैसे समझो आपने इन्फोसिस का पुट खरीदा ये सोच के कि इन्फोसिस नीचे जाएगा। समझो आपने इन्फोसिस का पुट आपने इन्फोसिस का कॉल समझो सेल किया, तो रिवर्स का किसको करना पड़ता है? रिवर्स की चिंता उनको होती है जिन्होंने सेल किया है। अगर आपने पुट सेल किया है या आपने कॉल सेल किया है तो फिर आपकी रिस्क अनलिमिटेड है, क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल आपने कॉल सेल किया इन इन्फोसिस। कॉल सेल किया इसका मतलब क्या है कि आपने कॉल सेल किया इन्फोसिस एट द रेट ऑफ 1200। आपको लग रहा है कि इन्फोसिस आगे नीचे जाने वाला है ना, तो आपने क्या किया? आपको लगा नीचे जाने वाला है तो आपने उसका कॉल सेल किया। जब आप कॉल सेल कर
रहे हो तो जो वो कॉल को खरीद रहा है, he is buying a right from you to sell, to purchase from you Infosys at the rate of 1200. अब समझो पूरे हफ्ते में Infosys पढ़ के 1500 हो गया और आपने कॉल सेल किया है, कॉल राइट किया है। इसका मतलब जिस बंदे ने वो खरीदा है वो आपको बोलेगा कि भैया मुझे 1200 के हिसाब से Infosys सेल करो, क्योंकि आपने मुझे कॉल सेल किया है। तो वो आपको उसको कंपल्सरी 1200 रुपये के हिसाब से आपको उसको Infosys सेल करने पड़ेंगे और वो आराम से 1500 में बेच के मुनाफा कमाएगा। अब आपने चूंकि आपने कॉल राइट किया है, आप अगले हफ्ते में अब तक बीच में अगर आपको लगा कि नहीं यार ये तो उल्टा हो रहा है, आपको लगा था कि Infosys नीचे जाएगा पर आपने देखा कि वो ऊपर जा रहा है, तो अब अपनी रिस्क को कवर करने के लिए आपने क्या किया था, पहले आपने कॉल सेल किया। अब आप क्या करिए, आप कॉल को परचेज कर लीजिए, सो दैट क्या होगा, आपका लॉस जो होगा वो लिमिट हो जाएगा, अदरवाइज ये लॉस विल बी अनलिमिटेड। सो दिस इज व्हाट इट इज। हाँ, तो एक हफ्ते का एक्सपायरी होती है तो आप उसकी ड्यूरेशन होते हैं, 3 महीने तक का होता है, तो आप 3 महीने तक का ले सकते हैं। और बीच में डेरिवेटिव में याद रखिए, अगर आप डेरिवेटिव में डील कर रहे हैं तो यू हैव टू बी अटेंटिव। डिलीवरी में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने डिलीवरी में डील कर रहे हैं तो आपको स्टॉक मार्केट को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म व्यू है। लेकिन अगर आप डेरिवेटिव में डील कर रहे हैं तो मार्केट अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो वो आपको देखना जरूरी है कि आपकी रिस्क वगैरह क्या है। ओके सर का बोलना है कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन से शेयर लेने चाहिए। अब देखिए मैं बताता हूँ, इंडिया की जो इकोनॉमी है, आप ये मान के चलिए कि पूरी दुनिया में आज की तारीख में इंडिया की इकोनॉमी जितनी स्ट्रांग है उतनी स्ट्रांग किसी भी कंट्री की इकोनॉमी आज की तारीख में नहीं है। और जैसे चल रहा है हिंदुस्तान में आज, जिस तरह से हिंदुस्तान प्रोग्रेस कर रहा है आज, जिस तरह से हिंदुस्तान में डेवलपमेंट हो रहा है आज, मेरे ख्याल से ये जो ट्रेंड है ये ट्रेंड आगे चलते ही रहने वाला है। तो बहुत सारे शेयर्स हैं जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए परचेज डील कर सकते हैं, जैसे रिलायंस है। अब ये देखो एक सेकेंड, अब मैं आपको बता रहा हूँ, कल को मुझे पकड़ना मत, और आप पुलिस वाले हो तो मुझे वैसे ही डर लगेगा कि अरे आप बता के गए थे कि रिलायंस खरीद लो, वो तो नीचे आ गया, चलिए अंदर। तो रिलायंस है, अडानी एंटरप्राइज है, TCS है, मारुति है। तो ये ऐसे शेयर्स हैं कि ये लंबे रेस के घोड़े हैं, और ये ऐसे प्रोडक्ट ऐसे शेयर्स हैं, इनको कोई लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई रिस्क नहीं है। ICICI बैंक है, कोटक बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक है, ये शेयर्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं। मुझे लगता है कि इन शेयर्स में आगे ऐसा कोई चैलेंज आएगा तो इस तरह से कर सकते हैं। वेरी गुड, समझ गए। ओके, व्हाट इज IPO? वेरी गुड एवरीबॉडी। सो व्हाट इज IPO? अब देखिए IPO का मतलब क्या है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको ये आंसर को थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जब भी कोई बिजनेस चालू करता है वो एज एन इंडिविजुअल चालू करता है, इजंट इट? वो प्रोप्राइटर है, अकेला आदमी है, वो चालू करता है। सब टाटास का ऐसा हुआ, बिरलास का ऐसा हुआ, अडानीस का ऐसा हुआ, अंबानीस का ऐसा हुआ। पहले जो भी उन्होंने काम शुरू किया, धीरूभाई अंबानी ने जो भी बिजनेस चालू किया अकेले ने किया, घनश्याम दास बिरला ने जो भी बिजनेस चालू किया अकेले ने किया, जमशेदजी टाटा ने जो भी बिजनेस चालू किया अकेले ने किया। सब लोग अकेले से करते हैं। फिर क्या होता है, बिजनेस बढ़ने लगता है। जब बिजनेस बढ़ रहा है तो आपको और कैपिटल की गरज लगती है। अब और कैपिटल की गरज लगेगी तो आप क्या करोगे, अकेले की कैपिटल कम पड़ती है, तो फिर आप क्या करोगे, आप आपके लाइक माइंडेड जो फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं उनको बोलते हो कि मेरा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, मुझे फायदा हो रहा है, आप लोगों को भी फायदा होगा, कम एंड ज्वाइन मी। तो फिर वो प्रोप्राइटर क्या होती है, वो फिर वो पार्टनरशिप बन जाती है। क्या बन जाती है? पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप बन गई, बिजनेस फिर भी ग्रो हो रहा है, तो बिजनेस इज स्टिल ग्रोइंग, और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। और
क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है तो आपको पैसे की और जरूरत है। अब आप क्या करोगे, बिजनेस को बंद करोगे कि बिजनेस को वहीं पे छोड़ दोगे कि बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करोगे? क्या करोगे? बढ़ाने की कोशिश करोगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको और लोगों की जरूरत है, और लोगों की कैपिटल की जरूरत है। तो आप क्या करोगे, और भी आपके जान पहचान, जो आपके जान पहचान वाले हैं उनके भी जान पहचान वालों को पकड़ोगे और उनको बोलोगे कि देखो ये कंपनी बढ़िया काम कर रही है, आगे भी अच्छा करेगी, हम लोग मुनाफा कमा रहे हैं, आप भी मुनाफा कमाओगे, आपका पैसा ये कंपनी में इन्वेस्ट करो। और इस तरह से फिर अब क्या होगा, वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? प्राइवेट लिमिटेड। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई, फिर भी काम बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, तो आपको और ज्यादा पैसे की जरूरत है और आपका खुद का पैसा पूरा पड़ नहीं रहा है। तो आप क्या करोगे, फिर आप पब्लिक को इनवाइट करोगे कि भाई ये कंपनी हिंदुस्तान की है और ये कंपनी का बढ़िया प्रोडक्ट है, इस कंपनी का बढ़िया फ्यूचर है और आप लोगों को भी रिटर्न कमाना है, तो आप भी ये कंपनी में पैसा लगाओ। तो जब आप पब्लिक को इनवाइट करते हो पैसा लगाने के लिए, वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या बोलते हैं एवरीबॉडी? लाइक पब्लिक ऑफर। सो अभी जब कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है तो पहले हिंदुस्तान में अलग अलग कानून था। आज से करीब 91 के पहले हिंदुस्तान में अलग कानून था। 30 साल पहले हिंदुस्तान में क्या कानून था? हिंदुस्तान में कानून ये था कि अगर कोई कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है तो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि वो कितनी प्राइस पे होना चाहिए। 91 के बाद जब इंडिया की इकोनॉमी खुलने लगी तो गवर्नमेंट ने कंपनीज को फ्रीडम दे दी, कंपनीज को फ्रीडम दे दी और कंपनी से कहा कि आप लोग डिसाइड करिए कि आपको किस प्राइस पे बेचना है शेयर, है ना। तो शुरू में तो सब कुछ अच्छा हुआ, लोगों ने लेकिन कई बार क्या हुआ कि लोगों ने जो आईपीओ लेके आए वो बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड थे। आपको एग्जांपल देता हूँ, रिलायंस पावर, सभी ने नाम सुना होगा, अनिल अंबानी के ग्रुप की कंपनी थी। उसका जो आईपीओ आया उसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा थी। जिस दिन लिस्ट हुआ उसी दिन वो शेयर आधे से नीचे आ गया। समझो 250 की प्राइसिंग थी, यानी कि लोगों ने 250 रुपए देकर शेयर खरीदा और उसकी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुई कितने से हुई? 125 से। वो यानी कि प्राइसिंग उसकी गड़बड़ी। आप सभी ने एक और कंपनी का नाम सुना होगा, पेटीएम। किसने इन्वेस्ट किया पेटीएम में? नहीं किया। तो भगवान को धन्यवाद दो कि आपने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि पेटीएम का जो आईपीओ था वो किस प्राइस पे था? पेटीएम का आईपीओ था 2150 रुपए से। कितने से? और आज की तारीख में वो शेयर कितने का है? 670 का है। क्या मतलब है? यानी कि अगर आपने पेटीएम का आईपीओ में पैसा लगाया, 2150 का आपने इन्वेस्टमेंट किया, वो 2150 इज इक्वल टू टुडे हाउ मच? 670। सो ये आईपीओ। अब उसमें ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियों का ऐसा होता है। जोमेटो एक कंपनी है, सभी ने नाम सुना होगा, सभी लोग जोमेटो से कुछ ना कुछ मंगाते होंगे। तो जोमेटो ऐसी कंपनी है और उसका जो पब्लिक इश्यू था वो था 76 का। कितने का? 76 1 रुपए का शेयर कंपनी ने 76 रुपए में बेचा और जब वो खुला तो 142 रुपए पे खुला, यानी कि ऑलमोस्ट 66 रुपीज का जिन लोगों ने वो शेयर खरीदा वो प्रॉफिट कमाया। लेकिन आज की तारीख में वो शेयर 58 रुपए का है। कितने का है? 58 रुपए का। तो ये आईपीओ में इस तरह से होता है। तो जब आप आईपीओ में पैसा लगा रहे हो तो आप आंख बंद करके नहीं लगा सकते। उस कंपनी के बारे में आपको थोड़ा स्टडी करने की जरूरत है। एलआईसी का जो आईपीओ था, लोगों को करीब 900 रुपए की इश्यू प्राइस थी आईपीओ की। तो लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि एलआईसी का आईपीओ है, एलआईसी बहुत जबरदस्त कंपनी है और जबरदस्त कंपनी होने की वजह से उसकी प्राइस, उसका जो इश्यू वगैरह होगा बहुत बढ़िया होगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो 900 के ऊपर जाने के बजाय उल्टा 900 के नीचे आया और आज तक भी नीचे आते जा रहा है। उसके बाद में एक और गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? एलआईसी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया, उनको चाहिए था कि अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर करते तो लोगों को थोड़ा सा और मोटिवेशन आता था कि भाई एलआईसी खरीदो। तो उन्होंने डिविडेंड भी बहुत लो अमाउंट का डिक्लेयर किया, तो उसकी वजह से और एलआईसी का शेयर और नीचे आ गया। और मेरे ख्याल से जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से और वो थोड़ा नीचे आ गया। वेरी गुड।
मैडम का सवाल है कि कोई भी शेयर खरीदने से पहले हमको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। नंबर वन, मोटा मोटा बोलता हूँ। नंबर वन, पहले तो कंट्री की इकोनॉमी को देखिए आप कि भाई कंट्री की इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर कंट्री की इकोनॉमी जो है जोरदारी से चल रही है तो आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले लीजिए शेयर मार्केट में। नंबर टू, इंडस्ट्री देखिए कि जिस इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसकी क्या हालत है। अब आपने देखा होगा कि जैसे ही लॉकडाउन चालू हुआ, कोविड चालू हुआ, एविएशन इंडस्ट्री खट करके नीचे आ गई, होटल इंडस्ट्री खट करके नीचे आ गई क्योंकि उनका बिजनेस ही खत्म हो गया। तो जिस इंडस्ट्री को देखिए, इंडस्ट्री की क्या पोजीशन है, वो इंडस्ट्री का क्या प्रॉस्पेक्ट्स है वो देखिए। नंबर थ्री, जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उस कंपनी को स्टडी करिए, उसका मैनेजमेंट कैसा है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, ईमानदार लोग हैं, इंटेग्रिटी वाले लोग हैं, वो चेक करिए। कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, कंपनी का कंपटीशन कैसा है, कंपनी को बहुत कंपटीशन है कि कंपनी खुद ही एकदम मोनोपोली में है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको एनालाइज करने पड़ेंगे, वो स्टडी करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा भाई ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सेफ है या सेफ नहीं है। जैसे फार्मा इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री जब तक फार्मा इंडस्ट्री लोग कुछ भी कहो अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से बीमार होते रहेंगे। मैं आपको बोलूं, हम लोगों को बीमार होने का कोई हक नहीं है, हम में से किसी को भी बीमार होने का कोई हक नहीं है, पर हम बीमार होते हैं। क्यों बीमार होते हैं? हमको जिस तरह का जीवन जीना चाहिए हम उस तरह का जीवन नहीं जीते, तो लोग बीमार होंगे, दवाइयाँ कंज्यूम होंगी, दवाइयाँ कंज्यूम होंगी, कौन बेचेगा? फार्मा कंपनी बेचेंगी। जितनी दवाइयाँ फार्मा कंपनी बेचेंगी उनका ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जितना फार्मा कंपनी का ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ज़्यादा उसकी प्राइस ऊपर जाएगा। सो दिस इज हाउ यू विल डू दी एनालिसिस। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। अब देखो ये जो आपका सवाल है, सर का सवाल ये है कि आज की तारीख में जो शेयर मैं खरीदना चाहता हूँ वो प्राइस, लेट्स से आईसीआईसीआई का एग्जांपल लेते हैं। आईसीआईसीआई की जो प्राइस है 750 रुपये, ये 750 रुपये अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस है कि सही प्राइस है, ये कैसे मालूम करेंगे? ये सवाल है। अब देखिए इसका आंसर वही है जो मैंने मैडम को बताया कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है, इंडस्ट्री की क्या सिचुएशन है और वो कंपनी की क्या सिचुएशन है, और कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कैसी है गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि अल्टीमेटली ध्यान से सुनिए, किसी भी कंपनी की प्राइस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? कंपनी की प्राइस डिपेंड करती है कि ये कंपनी फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमाने वाली है, यस और नो। अभी देखो बहुत सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। आप किसी भी चीज़ की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हो? आप किसी भी चीज़ की वैल्यू डिसाइड करते हो कि उसका उपयोग क्या है, बराबर है। अगर ये मेरे हाथ में ये जो रिमोट है इसका कुछ उपयोग है तो इसकी वैल्यू है, अगर इसका कुछ उपयोग नहीं है तो इसकी कुछ वैल्यू नहीं होगी। तो कंपनियों की वैल्यू कितनी है कैसे डिसाइड करेंगे कि कंपनी आने वाले दिनों में कितना प्रॉफिट कमाने वाली है? तो वो लोग एस्टिमेट करते हैं, जो शेयर मार्केट जो ऑपरेटर्स हैं वो लोग कैलकुलेट करते हैं कि ये कंपनी की 10 साल में कितना प्रॉफिट होगा। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। तो सर का दूसरा क्वेश्चन है कि रिटेल इन्वेस्टर को ये कैसे मालूम पड़ेगा? अब देखिए रिटेल इन्वेस्टर को मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि थोड़ी रीडिंग करनी पड़ेगी। बहुत सारे मार्केट में हैं जिनको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। तो ये इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट क्या करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट अलग अलग कंपनियों की एनालिसिस करके वो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, और वो जो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं वो कई बार नहीं, हमेशा पब्लिक डोमेन में भी रहती है, तो आप उसको स्टडी करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। CNBC चैनल है ना, बहुत सारे टीवी चैनल भी हैं, तो वो भी आपको ET टाइम्स है, तो वो भी आपको बताते रहते हैं कि किस कंपनी का क्या पोजीशन चालू है। फिर इकोनॉमिक टाइम्स है, बिजनेस स्टैंडर्ड्स है, बिजनेस की बहुत सारी मैगजीन्स हैं, इसको अगर आप पढ़ते रहेंगे तो वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कौन सी कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि हम सबको सारे कर पाना मुश्किल है, तो ये इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं कि भाई कौन सी कंपनी किस डायरेक्शन में जा रहा है। पर खाली ये है कि CNBC पे जो आदमी बोल रहा है उसको 100% सच्ची मान के मत चलिए।
क्योंकि भरोसा नहीं है उसको वो शेयर बेचना है, इसलिए बोल रहा है कि ये शेयर बहुत बढ़िया है ना। तो आप तो खरीद लोगे, वो तो निकल जाएगा, लेकिन बाद में मालूम पड़ा आप फंस गए। और बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हुए भी हैं। वेरी गुड, हाँ, यस, वेरी गुड। सर्किट क्या होता है? ये सर्किट, ये जो सर्किट है इसका सुनी, जो संजय दत्त की मूवी थी ना, क्या नाम था उसका, लगे रहो मुन्ना भाई, इस सर्किट का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सर्किट क्या है? देखो सर्किट ये है, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? कि किसी भी शेयर में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। शेयर मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। समझो, मालूम है क्या होगा? एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर दुर्भाग्य से आज BSE या NSE 10-12% नीचे आ जाए, आप यकीन मानना कि 1000-2000 लोग हिंदुस्तान में सुसाइड कर लेंगे। ये हकीकत है, और मैं ऐसा नहीं कि आपको हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, ये एक्चुअल में हुआ है। तो शेयर मार्केट अगर झटके से नीचे आ जाएगा तो लोग को झटका बैठता है, बिकॉज सडनली यू रियलाइज मेरा पूरा पैसा चला गया। तो उसके लिए जो अलग अलग जो कंपनीज हैं उनकी सर्किट की परसेंटेज डिसाइड होती है कि उसको 5% का सर्किट है या 10% का सर्किट है या 20% का सर्किट है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अगर एक कंपनी को 5% का सर्किट है और वो कंपनी की प्राइस 5% से उस दिन बढ़ चुकी है, तो वो वहां जाके फ्रीज हो जाएगी, यानी कि अब इस शेयर को और कोई आगे परचेज नहीं कर सकता, इसकी बिकॉज को सर्किट लग गया। या नीचे का सर्किट हो सकता है, 10% का सर्किट है, 10% उसकी प्राइस नीचे आ गई है, तो अब उसमें ट्रांजैक्शन, अब वो प्राइस नीचे नहीं जाएगी, तो उसको सर्किट बोलते हैं। एंड वो एंश्योर करने के लिए कि मार्केट में बहुत ज्यादा उठापटक ना हो। ओके, वेरी गुड, समझ गए? बोनस शेयर के बारे में बता। हाँ जी, बोनस शेयर, देखिए न्यूज खरी किंवा खोटी कशी होत आहे? ओके, बोनस शेयर क्या होता है? ओके, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिए और इस चीज को जरा समझ के लीजिए। कंपनियां जो प्रॉफिट बनाती हैं, कंपनियां जो प्रॉफिट बनाती हैं, उस प्रॉफिट से कंपनी क्या कर सकती है? उस प्रॉफिट से कंपनी दो काम कर सकती है। पहला काम, पहला ये कि वो जो प्रॉफिट है वो डिविडेंड करके शेयर होल्डर्स को दे सकती है। और दूसरा काम क्या कर सकती है? दूसरा ये कि पार्ट ऑफ द प्रॉफिट कंपनी अपने पास में रख सकती है। बराबर है? आप सभी से मेरा एक सवाल है, कंपनियां जो प्रॉफिट बनाती हैं वो प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? कंपनी को कि शेयर होल्डर को? एवरीवन। क्यों शेयर होल्डर को? प्रॉफिट तो कंपनी ने बनाया, मालिक है। करेक्ट। तो याद रखिए, कंपनियां जो प्रॉफिट बनाती हैं वो प्रॉफिट डज नॉट बिलोंग टू द कंपनी, वो प्रॉफिट बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स। Why does it belong to the shareholders? It belongs to the shareholders because company has come into existence on the strength of the money which is invested by the shareholders. So that is why जब एक कंपनी ने प्रॉफिट बनाया समझो 50 करोड़ का, तो कंपनी के शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं कि ये 50 करोड़ में से 10 करोड़ का प्रॉफिट हमको दे दो एज डिविडेंड। अब जो 40 करोड़ का जो प्रॉफिट है उसका क्या होगा? वो कंपनी में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि शेयर होल्डर को क्या चाहिए? शेयर होल्डर को चाहिए कि ये कंपनी और मजबूत हो और बड़ी हो। तो ये जो 40 करोड़ का जो प्रॉफिट कमाया कंपनी ने, वो उस प्रॉफिट से कंपनी क्या करेगी? वो 40 करोड़ से कंपनी एक्सपेंशन करेगी। क्या करेगी? डाइवर्सिफिकेशन करेगी। तो उससे क्या होगा? उससे कंपनी की रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी और बढ़ेगी। यानी कि पहले एक प्लांट था, 40 करोड़ को रख लिया कंपनी में, तो क्या किया? एक प्लांट और बना दिया। इसका मतलब क्या होगा? कंपनी का टर्नओवर अब कितना होगा? डबल होगा। कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा? डबल होगा। तो जो प्रॉफिट डबल हो रहा है वो किसकी जेब में जाएगा? शेयर होल्डर्स। तो कंपनियां जब प्रॉफिट बनाती हैं और ये जो प्रॉफिट इकट्ठा करते रहती हैं, अब कई बार क्या होता है कि कंपनियों के शेयर की प्राइस, कंपनी इतनी मजबूत हो गई है कि उसका जो शेयर प्राइस है वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। 1 रुपए का शेयर 15,000 की उसकी मार्केट प्राइस होगी।
अब समझ के लीजिए 15,000 की मार्केट प्राइस हो गई तो आम आदमी को वो शेयर खरीदना मुश्किल होता है, बिकॉज 15,000 हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। तो ऐसे समय पर कंपनी क्या करती है, ऐसे समय पर जो कंपनी है उसको प्रॉफिट जो है ना उसको बोनस करके डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, राइट। तो वो क्या करेगी, बोनस दे देगी। तो बोनस से क्या होगा, समझो कंपनी के 1000 शेयर थे और कंपनी ने 1:1 का बोनस दे दिया, तो अब कंपनी के शेयर कितने हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे, बराबर है। 2000 हो गए, मार्केट प्राइस अभी कितनी थी पहले, 15,000, 2000 शेयर हो गए तो अब प्राइस कितनी हो जाएगी, 7,500। 7,500 हो गई तो इसका मतलब अब लोग उसको खरीद सकेंगे, एंड दैट इज योर बोनस शेयर। सर डज इट आंसर योर क्वेश्चन? वो इसको बोनस शेयर बोलते हैं। न्यूज देती थी, कशी कन्फर्म कशी करायची, बोनस शेअर देणार ही न्यूज कशी कन्फर्म? ओके देखो इसका अभी जो है हम लोग बात करेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग की। जब भी कोई कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेता है कि हम इस बोर्ड मीटिंग में बोनस शेयर कंसीडर करने वाले हैं, कंपनी हैज टू इमीडिएटली फाइल अ रिपोर्ट और एजेंडा विद सेबी एंड विद द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो वो ऑटोमेटिकली न्यूज फिर पब्लिक पे आ जाती है, और वो पब्लिक पे न्यूज आ गई तो फिर आपको भी मालूम पड़ेगा कि भाई ये कंपनी बोनस करने वाली है। अंदर से मालूम करके अगर कोई शेयर खरीदता है उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, और इनसाइडर ट्रेडिंग हिंदुस्तान में ऑफेंस है। कौन सा ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है। यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग करने पे आपको पेनल्टी हो सकती है। कितनी पेनल्टी हो सकती है, 25 करोड़ तक की पेनल्टी हो सकती है। कितनी, 25 करोड़। 25 करोड़ की पेनल्टी, या फिर जितना आपने इलीगल प्रॉफिट कमाया 3 टाइम्स ऑफ दैट प्रॉफिट। सो समझो 25 करोड़ एक हो गया, आपने अगर 20 करोड़ का इलीगल प्रॉफिट कमाया थ्रू दी इनसाइडर ट्रेडिंग तो आपको पेनल्टी कितनी हो सकती है, 60 करोड़ की। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, उसमें इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन है। यानी कि कोई अगर हिंदुस्तान में इनसाइडर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाता है तो उसको सजा भी हो सकती है, और सजा कितनी हो सकती है, 10 साल की। और एक और चीज बता दूं, जरूरी नहीं है कि खाली पेनल्टी हो, जरूरी नहीं है कि खाली सेंटेंस हो, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग में। सो दिस इज इनसाइडर ट्रेडिंग। रजत गुप्ता का नाम सुना होगा आप लोगों ने, पता नहीं कितने लोगों ने सुना होगा। रजत गुप्ता वाज हेड ऑफ IBM कंसल्टिंग, एक बहुत बड़ी दुनिया की कंसल्टिंग कंपनी थी, और उनके वो हेड थे रजत गुप्ता। अमेरिका में उनको सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, जो वहाँ का रेगुलेटर है, उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में अरेस्ट किया, और रजत गुप्ता इनसाइडर ट्रेडिंग करने के जुर्म में अमेरिका की जेल में काफ़ी लंबे समय तक रहे। मतलब एक बड़ी अच्छी हस्ती थे, बट बिकॉज ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग ही हैड टू लिव इन जेल। ओके, वेरी गुड, समझ गए, वेरी गुड। फंड मैनेजर। अब देखिए फंड मैनेजर क्या है, जिसके पास में समय है वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है स्टॉक मार्केट में। आपके पास में समय है, टाइम है, तो आप मालूम कर सकते हैं कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, कौन सी कंपनी अच्छा नहीं कर रही है। जिनके पास में समय नहीं है, व्हाट कैन दे डू, दे कैन इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स सब लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, और वो जो फंड इकट्ठा करते हैं उसका वो मैनेजमेंट करते हैं। यानी कि आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी कंपनी में पैसा लगाऊं। म्यूचुअल फंड जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन सी इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, कहाँ पे लगाना चाहिए, कहाँ पे बेचना चाहिए। सो ये जो काम है म्यूचुअल फंड में, जो आदमी ये काम करता है उसको बोलते हैं फंड मैनेजर। वेरी गुड। ओके, डीमैट अकाउंट बैंक से भी ओपन होता है ना? नो, डीमैट अकाउंट बैंक में नहीं होता है। डीमैट अकाउंट आपका खुलेगा सेंट्रल डिपॉजिटरी और नेशनल डिपॉजिटरी, उनके साथ में खुलेगा। बैंक के साथ में आपका डीमैट अकाउंट नहीं खुलेगा। बैंक के साथ में खाली आपका बैंकिंग अकाउंट खुलेगा। SBI वाले साथ में
नहीं, SBI बैंक में डीमेट अकाउंट नहीं खुलेगा। हाँ, उनके लोग आपको हेल्प कर देंगे, उनके लोग आपको, उनका जो SBI का जो भी सब्सिडरी वगैरह होगा वो लोग आपको हेल्प करेंगे टू। हाँ, SBI सिक्योरिटीज दे विल ओपन योर डीमेट अकाउंट एक्चुअली, नॉट SBI बैंक। अब कोटक बैंक विल नॉट ओपन योर डीमेट अकाउंट, कोटक सिक्योरिटीज विल डू। ICICI बैंक विल नॉट ओपन योर डीमेट अकाउंट, ICICI डायरेक्ट विल डू, व्हिच इज द सिक्योरिटीज कंपनी। हाँ, ओके, तो सर का कहना यह है कि कोई कंपनी बहुत नीचे आ गई तो गवर्नमेंट उसको बंद करने का डिसीजन, ट्रेडिंग बंद करते हैं। हाँ देखिए, वो जो हमने सर ने पूछा ना सर्किट का जो सवाल था, तो वो ट्रेडिंग मतलब सर्किट लग जाता है, उसके ऊपर फिर वो उसके नीचे प्राइस नहीं जाएगी या ऊपर में उसके ऊपर प्राइस नहीं जाएगी, पर गवर्नमेंट ट्रेडिंग बंद नहीं करेगी, बिकॉज अगर कंपनी चल रही है ना, और बिकॉज गवर्नमेंट का कंपनी के ट्रेडिंग में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अगर कंपनी चल रही है, प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है किसी भी कंपनी की, गवर्नमेंट बंद उसमें इंटरवीन नहीं करेगी। हाँ, ओके, सर का सवाल ये है कि अगर गवर्नमेंट फार्मा कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस का जो पहले कंट्रोल था अब लिबरल कर दिया, लेकिन सर का सवाल ये कि अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर ले कि भाई फार्मा कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा उस कंपनी के शेयर के प्राइसेस के ऊपर? एवरीवन, प्राइस ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? नीचे जाएगी, बिकॉज द गवर्नमेंट विल ऑलवेज, सो आपकी जो लिबर्टी है, आपकी जो फ्रीडम है टू फिक्स द प्राइस इज गॉन, सो द गवर्नमेंट विल डिसाइड, एंड गवर्नमेंट विल ऑलवेज डिसाइड द प्राइस कंजर्वेटिवली। तो जितना वो कंजर्वेटिवली डिसाइड करेंगे उतने आपके प्रॉफिट कम होंगे, जितने आपके प्रॉफिट कम होंगे उतने आपकी कंपनी की वैल्यू कम होगी। दिस इज व्हाट इज। ओके, संबंध है आप बोल सर। वो निफ्टी क्या है? निफ्टी, यस सर, निफ्टी क्या है? ओके, अब देखिए निफ्टी क्या है। जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं वो चाहेंगे कि ये शेयर मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है मालूम करना चाहेंगे। तो कैसे मालूम पड़ेगा? कैसे मालूम पड़ेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो हिंदुस्तान में इंडेक्सेस हैं। कौन सी इंडेक्सेस हैं? निफ्टी है जिसको बोलते हैं निफ्टी 50, सेंसेक्स है जिसमें 30 शेयर हैं, निफ्टी बैंक इंडेक्स है। तो अलग अलग इस तरह से इंडेक्स हैं। तो ये इंडेक्स क्या है? ये इंडेक्स हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो निफ्टी में 50 निफ्टी जो 50 है उसमें हिंदुस्तान की 50 जो कंपनियां हैं वो उसमें इंक्लूडेड हैं। तो निफ्टी का जो इंडेक्स है ये 50 कंपनियों का कंबाइंड जो इफेक्ट है वो बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी करेंटली निफ्टी इज अराउंड 16,000। तो समझो ये 16,000 आज की तारीख में है। अगर ये बढ़ के 16,500 हो गया तो इससे आपको क्या मालूम पड़ेगा? इससे आपको मालूम पड़ेगा कि इन जनरल इंडिया की जो कंपनीज हैं दे आर डूइंग बेटर। सो दैट इज योर निफ्टी। तो वो निफ्टी से आपको मालूम पड़ता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये आपको जैसे निफ्टी इज लाइक ए थर्मामीटर। थर्मामीटर से हम क्या यूज करते हैं? टेम्परेचर मालूम करते हैं कि भाई मेरा कितना टेम्परेचर है। तो हम थर्मामीटर लगा के फिर देखते हैं कि इतना टेम्परेचर है, 102 है, ये 101 है, ये 104 है। तो वो टेम्परेचर तक हमको मालूम पड़ता है कि अगर 101 है तो ठीक है, 104 हो गया इसका मतलब चिंता की जरूरत है। तो निफ्टी का भी वैसा ही है। अगर निफ्टी ऊपर जा रही है इसका मतलब मार्केट इज डूइंग वेल। निफ्टी अगर नीचे आ रही है इसका मतलब मार्केट में स्लो डाउन है, इसका मतलब मार्केट में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए, सो लास्ट रो मैम। ओके, एनीवन? यस मैम। गवर्नमेंट के पास जो पैसा रहता है वो भी ये इस
में इन्वेस्ट करते हैं। वेरी गुड। अब देखिए, गवर्नमेंट के पास में जो पैसा होता है, क्या गवर्नमेंट इस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती है? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। अब देखिए, गवर्नमेंट का जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट में बहुत सारी एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट में कंपनियां भी हैं, गवर्नमेंट में कॉरपोरेशंस भी हैं, ठीक है। तो जैसे LIC कॉरपोरेशन इज अ गवर्नमेंट कंपनी, PF का जो डिपार्टमेंट है इज अ गवर्नमेंट कॉरपोरेशन। बहुत सारी कंपनियां जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। तो जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि उन कंपनियों को अपने पैसे का मैनेजमेंट कैसे करना है वो कंपनियों के मैनेजमेंट पर डिसाइड करता है। तो ये कंपनियां शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती हैं। गवर्नमेंट जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेगी। गवर्नमेंट तो क्यों इन्वेस्ट नहीं करेगी? क्योंकि गवर्नमेंट के पास में पैसा होता ही नहीं है ना, इतना पैसा गवर्नमेंट का सरप्लस होता ही नहीं कि वो इन्वेस्ट करते रहें। पर जो कंपनियां वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। LIC इतना बड़ा कॉरपोरेशन है, वो पूरे हिंदुस्तान से पैसा इकट्ठा करते हैं। तो LIC है वो पूरे हिंदुस्तान की अच्छी अच्छी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। हमारा जो PF का वेरी गुड। आपका जो PF का पैसा है वो प्रोविडेंट फंड के पास में जाता है ना, और उनको राइट है आज की तारीख में कि वो कंपनीज के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों राइट है? देखिए, जो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सब लोगों का जो पैसा इकट्ठा होता है उनको अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। तो अब तक जो गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड था वो थोड़ा कंजर्वेटिव था इन दी पास्ट। तो द गवर्नमेंट वाज नॉट गिविंग द फ्रीडम टू द प्रोविडेंट फंड to invest the money into the share markets, but now they have done so up to a certain percentage, not the whole amount, up to a certain percentage even the provident fund can invest money into the shares of the company, so that वो ज़्यादा प्रॉफिट बनाएंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट वो जो कंट्रीब्यूशन इकट्ठा किया है लोगों को दे पाएंगे। ओके, सो वेरी गुड। नाउ 12 मिनट बचे हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब लेट अस अंडरस्टैंड इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है और इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या मतलब है, और इनसाइडर ट्रेडिंग व्हाई इट इज अ क्राइम। आई एम दी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड, है ना। मैं एक कंपनी का MD हूँ XYZ लिमिटेड। मेरी इस कंपनी ने एक नया ऑर्डर लेके आया। सो जर्मनी की एक कंपनी ने मुझे एक बड़ा ऑर्डर दिया है। तो ये जो बड़ा ऑर्डर मेरी कंपनी को मिला है, इस ऑर्डर की वजह से क्या लगता है आपको, मेरी कंपनी की जो प्राइस है, शेयर प्राइस है, वो ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी कि वहीं की वहीं रहेगी? ऊपर जाएगी, बराबर है ना। तो जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आएगी तो इमीडिएटली क्या होगा, लोग मेरी कंपनी के शेयर को खरीदना शुरू करेंगे और मेरे कंपनी का जो शेयर है वो ऊपर चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये न्यूज मार्केट में आने से पहले मेरे रिश्तेदारों को, मेरे दोस्तों को, मेरे जान पहचान वालों को बता दिया कि देखो मेरी कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है और मिलने वाला है या मिला है, ये न्यूज़ मार्केट में 2 दिन में आने वाली है। तो क्या लगता है आपको, ये मेरे दोस्त हैं, जो मेरे जानकार हैं, जिनको मैंने बताया है, वो घर पर बैठ के गन्ना चूसेंगे कि मार्केट में जाके शेयर खरीदेंगे मेरी कंपनी का? ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी जो मेरी कंपनी का प्राइस है वो लो है, तो सब लोगों ने दबादब खरीदना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो मार्केट में न्यूज़ आई, मेरी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो फट करके ऊपर गया। तो ये लोगों ने जो प्रॉफिट कमाया, इन्होंने प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया? कमाया ना, बराबर है। तो जब मैंने इनको बताया, मेरे प्राइस थी 100 रुपया, जब मैंने इनको बताया कि मुझे इस तरह का ऑर्डर मिलने वाला है, वो प्राइस थी 100 रुपया, और जैसे ही इन लोगों ने धपाधप खरीद लिया मार्केट में जाके, और जैसे वो न्यूज़ आई मार्केट प्राइस मेरी कंपनी की होगी 150 रुपया, तो इन लोगों ने कितना प्रॉफिट कमाया?
अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो प्रॉफिट इन लोगों ने कमाया लीगल है कि इलीगल है? इलीगल है। इन लोगों ने किस बेसिस पे ये डिसीजन लिया इन्वेस्ट करने का? बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डायरेक्टर। तो डायरेक्टर इज अ इनसाइडर, ठीक है? तो इस तरह के जो इलीगल जो प्रॉफिट ना हो, इसके लिए सेबी ने एक रेगुलेशन लेके आया, और जिस रेगुलेशन को बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। यानी कि जो लोग कंपनी के इनसाइडर हैं उनकी जिम्मेदारी है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जब तक पब्लिक को मालूम पड़ती नहीं है, उन लोगों ने ये इंफॉर्मेशन किसी और के साथ में शेयर करनी नहीं है। और अगर वो ऐसा करते हैं और उसके कारण दूसरे लोग पैसा बनाते हैं, इट विल बी नॉन एज इनसाइडर ट्रेडिंग। और जो लोग ऐसा करते हैं दे विल बी क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड। सो ये है इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इसमें क्या समझने की जरूरत है कि इनसाइडर का मतलब क्या है? इनसाइडर का मतलब ये है कि वो सारे लोग जिनको कंपनी के बारे में जानकारी है। तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी के एम्प्लॉइज, कंपनी के एम्प्लॉइज के रिलेटिव्स, कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी, और इन सारे लोगों के रिलेटिव दे आर ऑल रेफर्ड एज इनसाइडर ट्रेडिंग। यानी कि इन लोगों ने कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं करनी है, और अगर ये ऐसा करते हैं इट इज नॉन एज इनसाइडर trading. So this is what is insider trading, and this is UPSI, unpublished price sensitive information. So UPSI का मतलब क्या है? UPSI का मतलब यह है ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि प्राइस सेंसिटिव है। कंपनी के बोर्ड ने डिसाइड किया कि कल की बोर्ड मीट कल अब जो अगले हफ्ते बोर्ड मीटिंग कॉल करेंगे और उसमें बोनस इशू करेंगे, तो ये क्या हो गया? ये यूपीएसआई हो गया, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। क्यों? जैसे ये न्यूज मार्केट में आएगी कंपनी के शेयर को बढ़ावा मिलेगा। तो दैट इज व्हाट इज अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। यानी कि इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा के नोबडी हैज टू डू द ट्रेडिंग। हाउ इनसाइडर ट्रेडिंग इज कैरिड आउट, मैंने आपको बताया किस तरह से करते हैं। मेरे पास में इनसाइड इंफॉर्मेशन है और वो मैं मेरे जान पहचान के लोगों को शेयर कर दूं और उनको बोलूं कि आप ये कंपनी का शेयर करो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि गुड न्यूज ही हो, बैड न्यूज भी हो सकती है। कंपनी का एमडी हूं मैं, कंपनी का सीएफओ हूं, कंपनी के अकाउंट्स फाइनलाइज कर रहा हूं और मुझे मालूम पड़ा कि जो अमेरिका में मेरी सब्सिडरी थी उस सब्सिडरी में $100 मिलियन का घाटा है। तो ये $100 मिलियन का घाटा जब मार्केट को मालूम पड़ेगा तो मेरी कंपनी की प्राइस नीचे जाएगी कि ऊपर आएगी? नीचे जाएगी। तो मैंने क्या किया, मेरे जितने भी जान पहचान वाले थे उनको बोल दिया कि भैया ये जो रिजल्ट मेरे आने वाले हैं उसमें मैं $100 मिलियन का घाटा दिखाने वाला हूँ। तो वो लोग क्या करेंगे, उनके पास में जो शेयर्स हैं वो क्या करेंगे, वो शेयर्स का बेच देंगे। बेच देंगे तो क्या होगा, उनका घाटा कम होगा कि ज्यादा होगा? उनका वो घाटे से बच जाएंगे। लीगल और इलीगल? इलीगल। दिस इज योर इनसाइडर ट्रेडिंग। एंड समझ सकते हैं कि हाउ इट इज कैरिड आउट। हु इज एन इनसाइडर? कोई भी आदमी जिसको कि अंदर की इंफॉर्मेशन मालूम है, ही इज योर इनसाइडर। वाई पीपल इंडल्ज इन इनसाइडर ट्रेडिंग? लोग क्यों इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं? सो एज टू अर्न मोर प्रॉफिट विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट। बिना कोशिश करे बहुत सारा प्रॉफिट कमाएं, इसके लिए लोग इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं। Now what SEBI has done? SEBI ने क्या किया इसके लिए? SEBI ने एक रेगुलेशन लेके आए, एंड जिसको जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोहिबिशन ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन पहले 92 में था, उसके बाद में उसको अमेंड करके 2015 में लेके आए हैं। और ये जो रेगुलेशन है इसमें बताया है कि किसने क्या करना चाहिए और किसने क्या नहीं करना चाहिए और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ कंपनीज? कंपनी की क्या जिम्मेदारी है? कंपनी की जिम्मेदारी है कि टू एंश्योर दैट नोबडी इज एबल टू डू इनसाइडर ट्रेडिंग। इज इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल ऑलवेज?
इज इट इलीगल ऑलवेज? नो। अगर कोई प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और वो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, उसके बाद में अगर कोई उसके बेसिस पे खरीद करता है या सेल करता है तो वो इलीगल नहीं है, इज इट? सो दैट इज व्हाट हाउ सेबी डिटेक्ट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। तो सेबी की जिम्मेदारी है, वो कैसे करते हैं? तो सेबी इज यूजिंग आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग लैंग्वेज और अलग अलग प्लेटफॉर्म से वो एंड डाटा एनालिसिस, बिग डाटा, सो दे ट्राई एंड फाइंड आउट कि किस तरह के रिकॉर्डिंग हो रहे हैं, उसमें कुछ एक्सेप्शन दिख रहा है क्या, उसके बेसिस पे सेबी ट्राई डिटेक्ट दी इनसाइडर ट्रेडिंग। व्हाट इज पनिशमेंट फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग? Punishment for insider trading, everybody, is what it is. Number 1, penalty कितनी और imprisonment कितना, और दोनों साथ में भी हो सकते हैं। Challenge to find out insider trading। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि कनेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ठीक है मेरा रिलेटिव को मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं मेरे दोस्त को बता सकता हूँ। तो मेरे दोस्त अगर वो करता है तो सेबी को ये फाइंड आउट करना कि ये आदमी प्रमोद जैन का फ्रेंड है या एमडी का फ्रेंड है, ये लिंकअप करना थोड़ा डिफिकल्ट नहीं इम्पॉसिबल है, एंड दैट इज द चैलेंज। अब डब्बा ट्रेडिंग क्या है? अब देखिए डब्बा ट्रेडिंग क्या है, आप सभी को मैंने बताया कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो और डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एसटीटी लगेगा, कितना लगेगा डे ट्रेडिंग पे? 0.25%। और अगर आप डिलीवरी ले रहे हो तो कितना लगेगा? 0.1%, बराबर है। और दूसरी बात, आपने प्रॉफिट कमाया डे ट्रेडिंग करके या डिलीवरी लेके, आपको टैक्स भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। कुछ लोग हैं जो एसटीटी नहीं भरना चाहते, कुछ लोग हैं जो इनकम टैक्स भी देना नहीं चाहते, तो वो क्या करते हैं? वो एक अपना खुद का स्टॉक एक्सचेंज बना लेते हैं। क्या करते हैं? अपना खुद का स्टॉक एक्सचेंज बनाते हैं और लोग उसके ऊपर जाके बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं बनता, ऑफिशियल रिकॉर्ड इसका बैंकिंग के थ्रू नहीं होता, ये सारा ट्रांजैक्शन कैश में होता है। तो ऑब्वियसली अगर पूरा ट्रांजैक्शन कैश में है, उसका कहीं पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको एसटीटी नहीं लगेगा, और आपका चूंकि प्रॉफिट रिकॉर्ड पे नहीं आ रहा है तो आपको इनकम टैक्स भी भरना नहीं पड़ेगा। लीगल है कि इलीगल है? इलीगल है, एंड दैट इज व्हाट इज योर डब्बा ट्रेडिंग। अब इसको डब्बा ट्रेडिंग क्यों बोलते हैं? ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग करते समय डब्बे को साथ में रखना इसका मतलब डब्बा ट्रेडिंग, या डब्बा लेके ट्रेडिंग करना वो डब्बा ट्रेडिंग नहीं है। डब्बा ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप एक आर्टिफिशियल स्टॉक एक्सचेंज बना के वहां पर ट्रांजैक्शन करें। सो दैट इज व्हाट इज डब्बा ट्रेडिंग। हाउ डब्बा ट्रेडिंग इज कैरिड आउट? मैंने क्या किया, मैंने मेरा एक बना लिया, लोगों को बता दिया कि जो भी आपको शेयर खरीदना है बेचना है आप मेरे थ्रू कर सकते हो। तो उसका अच्छा डब्बा ट्रेडिंग, आजकल तो आईटी का जमाना है, तो मैं मेरा खुद का प्लेटफॉर्म भी बना देता हूँ, तो प्लेटफॉर्म भी बना देता हूँ, लोग उसमें बाय भी करते हैं, सेल भी करते हैं, तो दैट बिकम्स योर डब्बा ट्रेडिंग। व्हाई पीपल रिसोर्ट टू डब्बा ट्रेडिंग? एवरीबॉडी, डब्बा ट्रेडिंग लोग क्यों करते हैं? नंबर 1, प्रॉफिट टैक्स एसटीटी नहीं भरना पड़े, टैक्स नहीं भरना पड़े, और ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है तो उनके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पर भी ना आए, उसके लिए डब्बा ट्रेडिंग करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कितना रेट है उसका। और व्हाट इज पनिशमेंट फॉर डब्बा ट्रेडिंग? पनिशमेंट फॉर डब्बा ट्रेडिंग इज सेम एज पनिशमेंट फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग, राइट? सो उसके अलावा इन केस ऑफ डब्बा ट्रेडिंग इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर सेक्शन 406, 420 एंड 120B ऑफ इंडियन पीनल कोड, तो वो भी एक है। What is the role of police personnel in respect of डब्बा ट्रेडिंग? वो आप सभी को मालूम है कि आपकी क्या जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी ये है कि टू कीप अ विजिल एंड फाइंड आउट कहाँ पर डब्बा ट्रेडिंग हो रही है, अगर हो रही है तो वहाँ पर जाके मालूम करना, लोगों को पकड़ना, लोगों को अरेस्ट करना और इन्वेस्टिगेशन करना, ये दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस। हाउ टू डिटेक्ट डब्बा ट्रेडिंग? डब्बा ट्रेडिंग को कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो ऑब्वियसली आप सभी का, पुलिस वालों का पूरे हिंदुस्तान में
एक नेटवर्क होता है ऑफ इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क होता है, या आपके कनेक्ट्स होते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उसके थ्रू कर सकते हैं. सेबी ऑल्सो हैज़ इट्स ओन प्लेटफॉर्म फॉर फाइंडिंग आउट कि कहाँ पर डेबिट ट्रेडिंग हो रही है. देन ऑफ कोर्स द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी एक सर्कुलर निकाला है, गाइडेंस नोट निकाला है फॉर डेबिट ट्रेडिंग, और उसके लिए उन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई कि क्या किया जा सकता है. यूज ऑफ इंटेलिजेंस यूनिट्स ऑफ इन्फॉर्मर्स बाय द लोकल पुलिस in case of suspected case of illegal trading, state law enforcement authorities can conduct search the suspected dabba traders premises and seize all the records from there. How to proceed after detection of dabba trading? So obviously जो आपको मालूम पड़ता है कि dabba trading कहीं पर हो रही है, तो अब मालूम है कि dabba trading is illegal. So whatever steps are required in case of any illegal activity, any criminal activity that you would take, the same thing has to be done in case of dabba trading also. Then of course, once in case of all of you, if you come to know of some dabba trading happening, you also need to keep SEBI informed of it. SEBI also takes help of the state government and the police department in collecting the. So what are the ills of dabba trading? Dabba trading के नुकसान क्या है? इकोनॉमी को नुकसान है क्योंकि गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू है वो नहीं मिलता है, प्लस पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी तैयार होती है. So this is all that I have to say, and I think I have just crossed by 2 minutes. So ladies and gentlemen, thank you so much. Thank you. Thank you. अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, we can of course take your question and your doubt.